हेलो दोस्तों, जीएस पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं नवनीत। आज हम शुरू करने जा रहे हैं खान सर की पॉकेट बुक। जैसे कि लूसेंट हमारी काफ़ी अच्छी बुक है, उसी तरह खान सर ने भी अपनी बुक निकाली पॉकेट जीके, जो कि आप अगर इसको पढ़ लेते हैं, इवन मैं इसको देख चुका हूं, मैं पढ़ भी चुका हूं। इसमें आपके पीसीएस तक के क्वेश्चन आ जाते हैं, पीसीएस यूपीएससी तक के क्वेश्चन आ जाते हैं, और रेलवे एनटीपीसी इनके लिए तो ये रामबाण बुक है। तो अगर हमें आपको पीसीएस देना है आगे वाले में, तो स्टैटिक पोर्शन याद होना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन वही आते हैं, बस क्या होता है उनको हम भूल जाते हैं, मिसमैच हो जाता है। तो आज हम इस बुक को, जो काफ़ी रामबाण बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है, इसको आज हम पढ़ेंगे। इसको मैंने पढ़ रखा है पहले से, मैं एक बार से फिर पढ़ाना चाहता हूँ। कई स्टूडेंटों ने बोला मुझसे कि सर आप इसको कराइए, सही क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसको शुरू करते हैं। तो आज हम इसका शुरू करने जा रहे हैं विश्व का भूगोल शुरू करेंगे। उसके बाद हम लोग किस पे करेंगे, भूगोल के बाद हम लोग भारत का भूगोल, और धीरे धीरे करके होप है कि ये पेपर जो 12 अक्टूबर पेपर है, उससे पहले मैं ये 2 सब्जेक्ट कम से कम एटलीस्ट करा दूँ। कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा कराने की। तो चलिए शुरू करते हैं भारत का भूगोल। और हाँ, आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूँगा इसको, इसके लिए आप बेफिक्र रहें। कोशिश मेरी रहेगी ज़्यादा अच्छा से अच्छा समझाने की, लेकिन जब तक आप मतलब कि इसको 2 से 3 बार वीडियो नहीं देखेंगे, जब से आप 2 से 3 बार वीडियो नहीं देखेंगे, तब तक आपको याद नहीं होगा। ये देखिए जीएस की, जीके की एक टेंडेंसी होती है कि एकदम याद नहीं होता है ये, लेकिन हाँ, अगर आपने एक बार याद कर लिया तो आप कभी भूलेंगे भी नहीं, ये भी बात मैं दावे से कह सकता हूँ। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए एक बार में याद हो जाएगा, लेकिन हाँ, याद जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या भारत का संविधान, ये भूगोल आने वाला था, कहाँ पे है, 156 होगा आई थिंक। हाँ, ये रहा। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे विश्व का भूगोल। सबसे पहले विश्व के भूगोल में सबसे पहले देखिए सामान्य परिचय। मैं फिर से कहूँगा आपसे, ये किताब रामबाण किताब है। अगर आप इसके एक एक फैक्ट, एक एक वन लाइनर पोर्शन को पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, 10 बार देख लेते हैं, तो आपका क्वेश्चन इवन पीसीएस, बिहार पीसीएस तक में इससे बाहर नहीं आता है। कम से कम अगर मान लिए अगर 100 क्वेश्चन आते हैं किसी भी एग्जाम में, तो लगभग 50 क्वेश्चन आपको इस किताब से मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विश्व का भूगोल। देखिए सबसे पहले हम विश्व का भूगोल इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि भूगोल जो ज्योग्राफी पार्ट है, ये काफ़ी बड़ा पार्ट है, और पीसीएस एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी का, इसको हम एक एक लाइन को एक्सप्लेन करेंगे, ये मेरा वादा है आपसे, आपको एक एक चीज़ समझा दूंगा मैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सामान्य परिचय किसका, विश्व का भूगोल का। देखिए जब हम बात करते हैं विश्व के भूगोल की, तो विश्व क्या है, विश्व मतलब ग्लोब की बात कर रहे हैं, पूरे पृथ्वी जो ग्लोब है हमारा, उसकी बात करेंगे। थोड़ा कलर चेंज करते हैं इसका। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड। ठीक है, जैसे हम मान लो अगर बात करते हैं ग्लोब की, ठीक है, ग्लोब है ये, इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके अंदर कौन सा कॉन्टिनेंट है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है भूगोल गोलाकार पृथ्वी का क्रमबद्ध अध्ययन है, जो मानव के जीवन, क्रियाकलापों और सांस्कृतिक विकास का लेखा जोखा है। याद रखिए, भूगोल क्या है, गोलाकार पृथ्वी का क्रमबद्ध अध्ययन, मतलब कि ये गोलाकार पृथ्वी का एक कंटिन्यू मैनर में एक अध्ययन है, जो मानव के जीवन, याद रखना इसमें मानव के जीवन को भी पढ़ेंगे, क्रियाकलाप, उसकी एक्टिविटी पढ़ेंगे, और सांस्कृतिक विकास का लेखा जोखा भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम इसके एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको, अगर ना कोई भी चीज़ अगर ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसमें ये चीज़ दोबारा से बताइएगा। यूनानी भूगोलविद थे इरेटोस्थनीज, इन्होंने 276 ईसा पूर्व से 194 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया। उन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। हु इज़ द फादर ऑफ ज्योग्राफी, तो आप बोलेंगे इरेटोस्थनीज। आप एक एक शब्द को पकड़िए कि अगर आपसे ये भी पूछा जाए जनक कौन है, फादर कौन है, तो भी आप बताएंगे इरेटोस्थनीज। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का उपयोग किसने किया, तो आप बोलेंगे इरेटोस्थनीज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला ही क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ ज्योग्राफी, तो आप बोलेंगे इरेटोस्थनीज, 276 ईसा पूर्व से 194 ईसा पूर्व। नेक्स्ट देखते हैं। और हाँ, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा, भूगोल शब्द को भी सबसे पहले प्रयोग इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट है, भूगोल ज्योग्राफी शब्द का रूपांतरण है, जो यूनानी ग्रीक के भाषा जियो प्लस ग्राफ से, याद रखिए जैसे जियोग्राफी होता है, तो इसको अगर हम तोड़ लें संधि विच्छेद टाइप से, जियो अलग कर लें और एक ग्राफी अलग कर लें, ग्राफ्स अलग कर लें, ग्राफ्स GRAPHOS, ये यूनानी शब्द है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, इसका मतलब होता है पृथ्वी, और इसका अर्थ होता है वर्णनकाली, मतलब घूर्णन, मतलब एक तरह से हम बोलें जियोग्राफ से वर्णन करना, मतलब अगर हम बोलें जियो का मतलब होता है अर्थ,
ठीक है, अर्थ होता है पृथ्वी। और अगर हम बोले ग्राफोस, इसका मतलब होता है वर्णन करना, मतलब कि पृथ्वी का वर्णन करना। जियोग्राफी का मतलब क्या होता है, पृथ्वी का वर्णन करना। एक मिनट जरा थोड़ा ये जूम से वैसा हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं इसको, देखिए एक एक पॉइंट को मैं समझा दूंगा। मैंने क्या बोला, अगर आपने इसको देख लिया आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा दावा है, ठीक है, इससे बाहर नहीं जाता है। नेक्स्ट आता है, तो जियोग्राफी शब्द का मतलब क्या हुआ, पृथ्वी का वर्णन। जियो कैसा शब्द है, ग्रीक वर्ड या यूनानी शब्द है जिसका मतलब होता है जियो, और ग्राफ्स। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफ्स का मतलब होता है, ग्राफोस का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसी क्रम में हिकैटियस की किताब है, हिकैटियस भी एक भूगोलवेता थे। इन्होंने, इनकी एक किताब थी जस पेरियोडोस, याद रखना जस पेरियोडोस। इसमें पृथ्वी का वर्णन में भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध अध्ययन किया गया, याद रखना। हिकैटियस ने भी अपनी पुस्तक में इसका वर्णन किया, ठीक है। हिकैटियस भी इनसे संबंधित है। आगे चलते हैं, देखिए एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसी क्रम में हिकैटियस ने, ये वो हो चुका है, मध्यकाल के भूगोल वेताओं में पारेनियस, इमैनुअल कांट और जॉन जॉर्ज कॉस्टर, पिता और पुत्र, ने भूगोल को आनुभाविकता व वैज्ञानिकता का रूप प्रदान किया। और 19वीं शताब्दी में जर्मन भूगोलवेता थे, एक थे हम्बोल्ट और रिटर, याद रखना इन दोनों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्बोल्ट और रिटर ने ऐसे तेजी से नवीन भूगोल के नाम से इसे नाम के रूप में आगे बढ़ा, याद रखना। इसे तेजी से नवीन भूगोल, याद रखना, भूगोल को ही बोल दिया नवीन भूगोल, किन्होंने, हम्बोल्ट और रिटर ने। भूगोल का में क्रमबद्ध एवं रिटर ने प्रादेशिक अध्ययन पर जोर दिया, याद रखना। ठीक है, एक एक चीज़ समझिए। हम्बोल्ट ने भूगोल में क्रमबद्ध यानी इन्होंने रेगुलर अध्ययन किया, और रिटर ने प्रादेशिक तौर पे एक क्षेत्रीय एरिया के तौर पे उसका अध्ययन किया, ठीक है। आगे देखते हैं। ये देखिए, ये फैक्ट वैसी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको मतलब केवल एक जनरल नॉलेज के लिए चाहिए, क्वेश्चन यहाँ नहीं आते हैं। हाँ, ये आ सकता है भूगोल के जनक कौन है और हिकैटियस कौन है, उनकी किताब का नाम पूछ सकते हैं। ये 2-3 चीज़ें, हम्बोल्ट और रिटर का नाम पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है, वर्ष 1990 के बाद सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों एवं सार्वजनिक नीतियों के क्रियान्वयन में भौगोलिक ज्ञान का अधिकतम उपयोग होने लगा, याद रखना। 1990 के बाद ज्योग्राफी का काफ़ी उपयोग होने लगा। अब भूगोल की परिभाषा देखिए, हर भूगोलवेता ने अलग अलग परिभाषा दी। क्या दी, देखिए पहला देखते हैं। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभामय विज्ञान है, ये बोला आप किसने, कॉलेडियम और टॉल्मी ने, याद रखना। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभामय विज्ञान है, ये टॉल्मी ने और कॉलेडियम ने बोला। नेक्स्ट है, भूगोल ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विशेष विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागर, जीव जंतु, वनस्पति, फलों तथा भू धरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करता है, ये स्ट्रैबो ने बोला। देखिए, इन्होंने ये बोल दिया साफ साफ कि भूगोल एक स्वतंत्र विषय है, सबसे अलग है, और इसके अंदर अगर विश्व के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, आकाशीय पिंडों के बारे में पढ़ते हैं, स्थल के बारे में पढ़ते हैं, महासागर के बारे में पढ़ते हैं, इन सब का अध्ययन करते हैं, ठीक है, ये बोला स्ट्रैबो ने। नेक्स्ट है, भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, कि मानव के रहने वाले स्थान का अध्ययन भूगोल में किया जाता है, ये किसने बोला, आर्थर होम्स ने। नेक्स्ट है, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है, ये बोला है कार्ल रिटर ने, याद रखना। सभी ने अपने अपने अलग वो दिए हैं, इसके लिए आप इसको याद नहीं करना, ये एक भी डेफिनेशन नहीं याद करनी है, या तो आप मतलब अगर कर सकते हो तो करो, लेकिन कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। आगे देखिए, ये टेबल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है इसमें, देखिए ज्योग्राफी शब्द के पहले प्रस्तावक कौन है, इरेटोस्थनीज। भूगोल के पिता कौन है, हिकैटियस। अगर आपसे पूछा जाए भूगोल के शब्द किसने दिया तो आप बोलेंगे इरेटोस्थनीज ने। आधुनिक भूगोल के पिता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, याद रखना, आधुनिक भूगोल के पिता किसे बोला जाता है, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट को। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आधुनिक भूगोल के पिता निकोलस कोपरनिकस को। मानव भूगोल के पिता विडाल डी ला ब्लास को। प्रथम पृथ्वी मापन करता है इरेटोस्थनीज, प्रथम पृथ्वी मापन करता है इरेटोस्थनीज। विश्व ग्लोब के निर्माता मॉर्टिन बेहम। मानचित्र के कला के पिता टॉल्मी। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के प्रतिपादक हैरी हेस, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के प्रतिपादक हैरी हेस। नेक्स्ट आगे देखते हैं, भारतीय मानचित्र के पिता जेम्स रेनल। भौतिक भूगोल के पिता पैलिडोरियम। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार स्ट्रैबो, याद रखना, भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार स्ट्रैबो को कहा जाता है। देखिए इसमें, देखिए फिर से हम इस एक बार रिवाइज कर देते हैं।
ज्योग्राफी शब्द एराटोस्थेनीज, भूगोल के पिता हेकेटियस, आधुनिक भूगोल के पिता अलेक्जेंडर हम्बोल्ट, आधुनिक खगोलकी के पिता निकोलस कॉपरनिकस। याद रखिए, यहाँ खगोलकी है, ठीक है, यहाँ भूगोल है, दोनों अलग अलग हैं। मॉडर्न ज्योग्राफी के पिता अलेक्जेंडर हम्बोल्ट, आधुनिक खगोलकी के पिता कॉपरनिकस, मानव भूगोल के पिता विडाल डी लाब्लास, और प्रथम पृथ्वी मापन करता है एराटोस्थेनीज। विश्व ग्लोब के निर्माता, याद रखना, विश्व ग्लोब, जो ग्लोब पहली बार किसने बनाया, ग्लोब के बारे में जानकारी किसने दी, मार्टिन वेहम। मानचित्र कला के पिता टॉलमी, दोस्तों याद रखिए, मानचित्र कला के पिता टॉलमी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्लेट विवर्तन सिद्धांत किसने दिया, हैरी हेस ने। भारतीय मानचित्र के पिता जेम्स रेनेल ने। याद रखिए, मानचित्र जब भारत का पूछा जाए तो जेम्स रेनेल ने इसका उपयोग किया। भौतिक भूगोल के पिता पैलिडोरियस। भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार स्ट्रैबो। दोस्तों याद रखिएगा इनको, और एक एक चीज़ कई बार पूछी गई है तो आप इसको भूलिएगा नहीं, एक एक चीज़ आपको रटनी होगी इसमें। आगे देखते हैं, एक सेकेंड, हाँ, अरे भाई क्या, कौन सा जल गया, एक सेकंड, हाँ इससे, ठीक है, हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आप देखिए, ब्रह्मांड, एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और एक एक याद करते हुए चलेंगे। देखिए 2 बार आप बोलेंगे कम से कम तो आपको भी याद होगा, और कम से कम 2 से 3 से 4 बार वीडियो देखिएगा, आपको याद हो जाएगा, मैं दावा करता हूँ इस चीज़ को। ब्रह्मांड क्या है, देखिए ब्रह्मांड क्या है, आपसे पूछा जाए ब्रह्मांड क्या है, एक सेकेंड इंक बदल लेते हैं यहाँ पे, मेरे ख्याल से ये ब्लैक ही ठीक है। देखिए ब्रह्मांड क्या है, सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर, देखिए छोटे छोटे पार्टिकल, ये छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से लेकर बड़े बड़े पत्थर तक, पत्थर से लेकर पहाड़ तक, पहाड़ से लेकर महाकाय आकाशीय गंगाओं तक के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड बोलते हैं। मतलब आपसे पूछा जाएगा ब्रह्मांड व्हाट इज यूनिवर्स, तो आप बोलोगे सूक्ष्म अणुओं से लेकर महान आकाश गंगाओं के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड बोलते हैं, ठीक है। अंतरिक्ष क्या है, समस्त आकाशीय या खगोलीय पिंड असीम आसमान में दिखाई देते हैं, इसी असीम आकाश को अंतरिक्ष कहते हैं, इसी में हमारा ब्रह्मांड है। याद रखिए, जो जिसमें आकाशीय पिंड हमारे सारे दिखाई देते हैं आसमान में, उन्हें ही अंतरिक्ष कहते हैं, ठीक है। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या बोलते हैं, कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या बोलते हैं, कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, ब्रह्मांड कैसे बना, दोस्तों याद रखिए, ज्योग्राफी में ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ब्रह्मांड कैसे बना। तो कई सारे जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, भूगोलवेता थे, उन्होंने अपना अपना पॉइंट रखा, क्या दिया। देखिए सबसे पहला और सबसे मान्य कौन सा, वो भी बताऊँगा मैं। पहला, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, जैसे हम लोग आपस में ही बात करते हैं ब्रह्मांड कैसे बना होगा, क्या बना होगा, ऐसे ही साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने, भूगोलवेताओं ने, सबने अपना अपना पॉइंट रखा। पहला था महाविस्फोटक सिद्धांत, ये दिया एफ जॉर्ज लेमेंटियन ने। किसने दिया, बिग बैंग थ्योरी। याद रखना ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, बिग बैंग थ्योरी किसने दी, जॉर्ज लेमेंटियन ने। साम्यावस्था सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था सिद्धांत किसने दिया, थॉमस गोल्ड, हर्मन बॉडी एंड फ्रेंड हॉयल ने। फिर से सुनते हैं इस चीज़ को, देखिए एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। महाविस्फोटक सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी किसने दी, लेमेंटियन ने। साम्यावस्था या सत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना, ये थॉमस गोल्ड, हर्मन बॉडी और फ्रेंड होयल ने दी थी। याद रखना इस चीज़ को, अभी इसको एक्सप्लेन भी किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, हाँ नेक्स्ट है। देखिए ये पीडीएफ थोड़ा मुझे मिली है, ये थोड़ा टिल्ट है, लेकिन हाँ मैं आपको समझा दूंगा। दोलन सिद्धांत, ये डॉक्टर एलन संडेजा से मिली है। स्पीति सिद्धांत एलेन गुथ ने दिया है। निहार का सिद्धांत कांट एम लाप्लास ने दिया है। निहार का सिद्धांत कांट एम लाप्लास ने दिया है। नोट 1796 में पियरे लाप्लास ने इसमें संशोधन प्रस्तुत किया था। इन सभी सिद्धांतों में सर्वाधिक मान्य, ये देखिए 4-5 सिद्धांत हैं, इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्धांत जो है वो है महाविस्फोटक सिद्धांत है, ठीक है, याद रखिए। और इस सिद्धांत में 1920 में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिया ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। याद रखना, एक इतिहासकार वो थे, भूगोलवेता एडविन हब्बल ने, इन्होंने बोला महाविस्फोटक सिद्धांत जो हुआ था वो लेमेंटन ने दिया था, और सबसे ज़्यादा इसका विस्तार हो रहा है, ये किसने बोला, एडविन हब्बल ने। किसका विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड का। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं से, याद रखना ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, लेकिन क्यों, देखिए याद रखिए इसमें। देखिए अगर आपको ना आए तो मुझे बताइएगा, मैं एक एक लाइन पढ़ रहा हूँ, सुनते जाइए मुझे, केवल मैं आपको एक एक चीज़ बता दूंगा। बिग बैंग सिद्धांत, ये क्वेश्चन क्या था, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, एक चीज़, एक सेकेंड, हाँ जैसे
उन्होंने बोला, किन्होंने, जॉर्ज लेमेंटियन ने, कि विस्फोटक सिद्धांत हुआ, उसकी वजह से ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ। देखिए, प्रारंभ में ब्रह्मांड को जन्म देने वाले पदार्थ लघु गोलक थे। याद रखिए, पहले जो ब्रह्मांड था एक सूक्ष्म उसमें था, छोटा सा गोलक था। एक स्थान पर स्थित इन परमाणु का आयतन सूक्ष्म और तापमान घनत्व अनंत था। याद रखिए, इतना छोटा था, डेंसिटी इतनी ज़्यादा थी, टेम्परेचर इनफाइनाइट था कि बताया नहीं जा सकता। इनफाइनाइट का मतलब जिसका कोई वर्णन नहीं हो सकता, इतना ज़्यादा डेंस था। यानी कि ब्रह्मांड शुरुआत में, ये जो हम लोग देखते हैं, तारे देखते हैं, आकाशगंगा देखते हैं, गैलेक्सी, ये सब जितने देखते हैं, ये पहले कुछ नहीं था। ये सब एक छोटे से गोले में केंद्रित थे, ठीक है। डेंस थे, काफ़ी ज़्यादा, इनफाइनाइट टेम्परेचर था, घनत्व तो इनफाइनाइट था, डेंसिटी इनफाइनाइट थी। इस अवस्था में छोटे गोलक में विस्फोट होता है। याद रखिए, जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ को बहुत दबाएंगे, बहुत ज़्यादा डेंसिटी होगी तो उसके अंदर विस्फोट होगा। इस अवस्था में छोटे गोलक में विस्फोट हुआ, जिससे ये विस्तारित हो गए। यह घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। इसके अंतर्गत अल्पतम समय में ब्रह्मांड का विस्तार होता है। बिग बैंग होने के 3 मिनट के अंतराल में ही परमाणु बन गए। याद रखिए, जैसे ही बिग बैंग घटना होती है उसके 3 मिनट के बाद ही परमाणु बन जाते हैं। याद रखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मांड कितने मिनट में बना? ब्रह्मांड के बनते ही 3 मिनट के अंदर परमाणु का निर्माण होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। 3 लाख वर्षों की अवधि में बिग बैंग का तापमान 4500 डिग्री सेल्सियस केल्विन एक सेकंड 3 लाख वर्षों की अवधि में बिग बैंग का तापमान 4500 डिग्री केल्विन तक नीचे चला गया, और जिससे परमाणु पदार्थ का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी ही नहीं हुआ, वरना आकाशगंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ गई। और मतलब कि ये कहा गया, पारदर्शी ही नहीं हुआ, आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ गई। जैसे मान लो ये एक डेंसिटी है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा, इसके अंदर विस्फोट हुआ, तो चीज़ें भागेंगी, इधर से उधर भागेंगी। तो यहाँ पे क्या है, आकाशगंगा एक यहाँ है, तो ये क्या हुआ, इनके बीच की दूरियाँ बढ़ती चली, ये फैल रही हैं। किसी चीज़ में विस्फोट होता है तो फैलती हैं चीज़ें, और फैलेंगी तो क्या होगा, आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ेगी। ये दूर दूर जा रही हैं, ठीक है, दूर दूर जा रही हैं। इस संकल्पना याद रखना, ब्रह्मांड पारदर्शी ही नहीं हुआ और आकाशगंगा के बीच की दूरी बढ़ गई। प्रसिद्ध विद्वान थे हॉयल ने इस स्थिति को स्थिर अवस्था संकल्पना नाम दिया। इस संकल्पना के कारण विद्वान ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत की सत्यता को स्वीकार करने लगे। याद रखना, इसी वजह से ये लोग इस मानने लगे इसको, सिद्धांत को। आगे चलते हैं। बिग बैंग की घटना के बाद सौरमंडल। देखिए, एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। बिग बैंग की घटना के बाद सौरमंडल का निर्माण होता है, 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ। याद रखना, बिग बैंग की घटना हुई, सौरमंडल, हमारा सौरमंडल जिसमें हमारा सूरज है, पृथ्वी है, जुपिटर है, जितने भी ग्रह हैं वो उसमें सौरमंडल बोलते हैं। ये कब बना? 4.6 वर्ष। और बिग बैंग कब होती है? 13.7 अरब वर्ष पहले। उसके 4.6 अरब वर्ष पहले ही हमारी सौरमंडल बनता है, और आकाशगंगाओं के बीच लगातार बढ़ती दूरी इसका साक्ष्य है। नासा ने सन 2001 में मैप नाम का अनुसंधान से इसकी पुष्टि की। याद रखना, नासा ने भी इसकी पुष्टि की कि जो अंतरिक्ष में आकाशगंगा है उनके बीच की दूरी बढ़ रही है। ये इन्होंने एक यान भेजा, एक अनुसंधान रिसर्च किया जिसका नाम था मैप, 2001 में, ठीक है। आगे देखते हैं। वही चीज़ बार बार आ रही है। देखिए, ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चला। अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट घटनाओं का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भरे ब्रह्मांड विस्तार के साक्ष्य के रूप में जाना जाता है। याद रखिए, ब्रह्मांड फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है। इसके पीछे कौन कौन सी घटनाएं, एक तो देखिए कौन कौन सी घटनाएं हैं, कौन कौन से साक्ष्य हैं इसमें। ये साक्ष्य है, एक तो अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट की घटना होना, ठीक है। दूसरा, सुपरनोवा का विस्फोट होना, सुपरनोवा का अंतरिक्ष में होना, और इसके साथ विस्तार के साक्ष्य के रूप में जाना जाता है। आप केवल इतना ही समझिए, ज़्यादा इसमें गहराई में नहीं जाना है। या तो आपकी ज्योग्राफी मेंस में होता तो आप सोचते भी। ये फैक्ट के तौर पे यहाँ क्वेश्चन नहीं बनेगा, केवल इतना क्वेश्चन बनेगा कि बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? जॉर्ज लेमेंटियन ने। कितने अरब वर्ष पहले ये विस्फोट होता है? 13.7 अरब वर्ष पहले। सौरमंडल का निर्माण कब होता है? 4.7 अरब वर्ष पहले। परमाणु कब बने? बिग बैंग की घटना के 3 मिनट बाद परमाणु बनते हैं, ठीक है। और इससे आपको हब्बल ने बताया कि हमारा ब्रह्मांड कंटिन्यू विस्तार कर रहा है, फैल रहा है, जिससे इसी विस्फोट की वजह से आज भी विस्तार लगातार हो रहा है, ठीक है। ये हब्बल ने बताया, ठीक है। इस रेडिएशन की खोज किसने की? खोज सर्वप्रथम अर्नोपेजियस तथा रॉबर्ट विल्सन ने की। याद रखना, ब्रह्मांड के रहस्यों के जानने के लिए 30 मार्च 2010 को यूरोपियन सेंटर की न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर यानी सर्न
सेंटर यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे, याद रखना यूरोप में एक एजेंसी है, यूरोप की भी एक रिसर्च एजेंसी है जिसका नाम सर्न है, यानी यूरोपियन सेंटर फॉर द न्यूक्लियर रिसर्च का नाम है। ये जेनेवा में इसने क्या किया, पृथ्वी के नीचे 50 से 175 मीटर नीचे गहराई में 27.36 किलोमीटर सुरंग में लार्ज हैड्रन कोलाइडर नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया। याद रखिए एक्सपेरिमेंट किया गया, क्योंकि बिग बैंग की घटना के साक्ष्य को जुटाने के लिए, बिग बैंग की घटना को प्रूफ करने के लिए 2010 में एक प्रयोग किया गया। कहाँ पे, यूरोपियन में। कहाँ पे, किसने किया, सर्न ने। याद रखना किसने किया, सर्न ने। इसकी फुल फॉर्म क्या है, मैंने अभी बताया, यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। जिनेवा में उन्होंने क्या किया, देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी से 50 मीटर नीचे 27 किलोमीटर लंबी सुरंग खोदी। ठीक है, 27 किलोमीटर लंबी सुरंग खोदी और इस सुरंग में महाप्रयोग किया। इसमें क्या हुआ, प्रोटोनों की बम्बार्डिंग कराई। ठीक है, प्रोटॉन बीमों को प्रकाश की गति से टकराया और हिग्स बोसोन नामक एक प्रयोग किया गया, नामक निर्माण का प्रयास किया गया। याद रखना हिग्स बोसोन गॉड पार्टिकल में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हुए हैं। मतलब इस रहस्य से, देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, ज़्यादा आपको गहराई में मत जाना है, नहीं जाना है, इसमें केवल इतना समझना, LHC नामक प्रयोग 2010 में होता है महाविस्फोट सिद्धांत को जानने के लिए या बिग बैंग सिद्धांत को जानने के लिए। कहाँ पे होता है, यूरोप में होता है। कौन करता है, सर्न करती है। पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जाती है जिसका नाम LHC है और इसमें प्रोटोनों की बम्बार्डिंग कराई जाती है। प्रोटोनों को एक स्पीड की, लाइट ऑफ स्पीड से मारा जाता है आपस में और डेंसिटी टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। फिर क्या होता है, इससे एक पार्टिकल निकलता है जिसका नाम है हिग्स बोसोन। इसी में ब्रह्मांड के रहस्य छुपे हुए हैं, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट है माना जाता है। सर्न ने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसोन से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की। मैंने बताया आपको, जो मैं बोल रहा हूँ उससे बाहर नहीं आएगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। अब चलते हैं आगे। गॉड पार्टिकल अवधारणा भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस थ्योरी पर आधारित है, जिसका प्रतिपादन 1964 में वैज्ञानिक हिग्स ने किया। ठीक है, ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी है। याद रखना 100 अरब आकाशगंगा है। प्रत्येक मंदाकिनी में 100 अरब तारे हैं। देखिए अनुमान लगाइए, देखिए ब्रह्मांड का व्यास देखिए ये कितना है, 10⁸ प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है, ये दूरी की माप है। ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएं हैं और प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। सोचिए दोस्तों, कम से कम कितने तारे, कितनी आकाशगंगाएं हैं, जिसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट आता है रेड शिफ्ट स्पेक्ट्रल लाइन की लंबे तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापन की प्रक्रिया को रेड शिफ्ट कहते हैं। इस प्रक्रिया में मतलब कि जो वेवलेंथ होती है, लॉन्ग वेवलेंथ की ओर विस्थापन प्रक्रिया रेड शिफ्ट बोलते हैं। इस प्रक्रिया में विस्थापन तरंगों का स्पेक्ट्रम में लाल होता है, इसलिए इसे रेड शिफ्ट बोलते हैं। मतलब इसमें जो विस्थापन होता है तरंग दैर्घ्य का, इसमें लाल रंग होता है, इस वजह से इसे रेड शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, रेड शिफ्ट आकाशगंगाओं खगोलीय पिंड में दिखाई देता है। रेड शिफ्ट आकाशगंगाओं में और खगोलीय पिंड में दिखाई देता है। यह प्रक्रिया डॉपलर इफेक्ट पर आधारित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेड शिफ्ट घटना जो होती है, जो लाल रंग की होती है, ये खगोलीय पिंडों में दिखाई देती है और ये किस पर आधारित है, डॉपलर इफेक्ट पर। ये रखिए, साइंस का पॉइंट है, डॉपलर इफेक्ट पर आधारित है। ब्लू शिफ्ट क्या होता है, दूरवर्ती खगोलीय चीज़ों से आने वाले स्पेक्ट्रम। दूरवर्ती यानी कि दूर से जो खगोलीय चीज़ें उनसे आने वाले स्पेक्ट्रम जो होते हैं, उनके तरंगदैर्घ्य की कम तरंगदैर्घ्य शॉर्टर वेवलेंथ की ओर विस्थापन प्रक्रिया को कहते हैं, इसे ब्लू शिफ्ट बोलते हैं। यह भी डॉपलर के इफेक्ट के आधार पर काम करती है। याद रखना 2 चीज़ें होती हैं, ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट में दूर के खगोलवर्ती चीज़ें वहाँ से स्पेक्ट्रम आते हैं और रेड शिफ्ट में दूरवर्ती से स्पेक्ट्रम, मतलब उसमें लॉन्ग वेवलेंथ होती हैं, दूर जाने वाली। ठीक है, तो दोनों को अंतर समझना है। देखिए एक चीज़, ये भी डॉपलर पर आधारित होती है। अब नेक्स्ट, इसके जरिए हम न केवल खगोलीय पिंड की दूरी का अनुमान बल्कि आकाशगंगा की दूरी का अनुमान भी लगा सकते हैं। आगे चलते हैं। अंतरिक्ष के मापक इकाइयाँ, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइंस में भी काम आएगा आपके। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, 5.88 × 10⁶ मील। अंतरिक्ष इकाई क्या होती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, सूर्य पृथ्वी के बीच की एवरेज दूरी। याद रखिए, जैसे कि मान लीजिए ये सूरज है, ठीक है, और ये पृथ्वी चक्कर लगाती है ऐसे, इसकी जो यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से इसका औसत निकाला जाता है, उसी को बोला जाता है अंतरिक्ष इकाई या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.49 × 10⁻⁴
8 किलोमीटर। ये कितना होता है? अंतरिक्ष इकाई। आगे चलते हैं। एक पारसेक कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। सूर्य की पृथ्वी से दूरी 14.96 किलोमीटर है। सूर्य की पृथ्वी से दूरी 14.96 किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर सॉरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी की पृथ्वी से दूरी 4.3 प्रकाश वर्ष है। मंदाकिनी क्या होता है? याद रखना, प्रॉक्सिमा सेंचुरी की पृथ्वी से दूरी क्या है? 4.3 प्रकाश वर्ष। मंदाकिनी क्या आकाशगंगा है? तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है, जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत गैस पुंज होता है, मंदाकिनी कहलाता है। नवीनतम ज्ञात नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी का नाम है ड्वार्फ मंदाकिनी। जो अभी नवीन जो खोजी गई है उसका नाम क्या है? ड्वार्फ मंदाकिनी। आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, एक एक चीज़ को समझिए। मिल्की वे क्या है? हमारी सौर प्रणाली, जो मतलब आकाशगंगा सारी होती हैं, हम अपनी आकाशगंगा को मिल्की वे बोलते हैं। ठीक है, मंदाकिनी बोलते हैं हम। हमारी सौर प्रणाली जिस आकाशगंगा में उपस्थित है, ठीक है, जैसे मान लीजिए सूरज है, ठीक है, यहाँ पे बुध चक्कर लगाता है, मरकरी, वीनस, सन, अर्थ वगैरह, ये पूरा जितने चक्कर लगाते हैं इस पूरे में, इसको ही हमारा सोलर सिस्टम बोलते हैं। सॉरी, इसको हम सोलर सिस्टम बोलते हैं। और जिस आकाशगंगा में ये प्रेजेंट है, मतलब ऐसे बहुत सारे सूरज हैं, बहुत सारे तारे हैं, तो जिसमें ये उपस्थित है उसको बोलते हैं मिल्की वे। ठीक है, ऐसे समझिएगा। ये बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़ नहीं है। जैसे मान लो ये ऐसे समझ लीजिए, ये चीज़, ये तुम्हारी आकाशगंगा, ठीक है, इसकी तीसरी भुजा में यहाँ पे सूरज है, इसी के आसपास हम लोग घूम रहे हैं, ऐसे बहुत सारे तारे हैं। इस पूरी को हम लोग मिल्की वे बोलते हैं या अपनी आकाशगंगा बोलते हैं। ठीक है, हमारी सोलर सिस्टम इस आकाशगंगा मंदाकिनी में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि मैं आपको एक एक पॉइंट समझा दूं। फिर भी अगर ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं कोशिश करूंगा दोबारा भी, अगर इस टॉपिक को लाता हूं तो आपको पूरी तरह से दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। फिर से समझ लो। मिल्की वे क्या? हमारी सौर प्रणाली जिस आकाशगंगा में है उस आकाशगंगा को मिल्की वे कहते हैं। आकाशगंगा का व्यास 80,000 से लेके 1,50,000 प्रकाश वर्ष तक रहता है। आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन गैस के एक बड़े बादल से होता है, नेबुला, जिसे नेबुला कहा जाता है। याद रखना, आकाशगंगा किस गैस से बनती है? हाइड्रोजन से, जिसे नेबुला कहते हैं। इसे सबसे पहले गैलीलियो ने देखा। किसने देखा? गैलीलियो ने। और ये नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। याद रखना, और ये नेबुला कैसी है? हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की कुल संख्या लगभग 10,000 मिलियन है, 10⁻10 है। हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला के निकटतम 2 आकाशगंगाएं हैं। कौन कौन सी हैं? एक है, एक सेकंड, हाँ, एक है कैनिस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी, एक सैजिक्टिक ड्वार्फ इलिप्टिकल गैलेक्सी। याद रखना, ये दोनों ही हैं। IC 1104 यह अब तक की ज्ञात सबसे बड़ी आकाशगंगा है। IC 1104। स्थानिक समूह में मिल्की वे लगभग 30 आकाशगंगाओं का समूह है। ठीक है, जिसे स्थानिक समूह कहते हैं। हमारी पृथ्वी की आकाशगंगा की केंद्र से दूरी, पृथ्वी की आकाशगंगा केंद्र से दूरी लगभग 25,000 प्रकाश वर्ष है। केंद्र से दूरी हमारी पृथ्वी की आकाश, याद रखिए कितनी बड़ी बात है, ये आकाशगंगा है। ठीक है, इसमें पृथ्वी मान लो यहाँ है, यहाँ से प्रकाश वर्ष सेंट्रल की दूरी कितनी है? 25,000 प्रकाश वर्ष दूर। कुछ बिलियन वर्षों बाद मिल्की वे तथा एंड्रोमेडा आकाशगंगा एक हो जाएंगी। मिल्की वे और एंड्रोमेडा आकाशगंगाएं एक हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है हॉकल समूह। हॉकल समूह क्या होता है? देखिए, हॉकल समूह यह 20 से अधिक आकाशगंगाओं का समूह है जिसमें मिल्की वे गैलेक्सी संबंधित। देखिए, 2 चीज़ें आती हैं इसमें। एक चीज़ अभी मैंने बताया, जो मिल्की वे है 30 आकाशगंगाओं का समूह। क्या है? 30 आकाशगंगाओं का समूह। देखिए, ठीक है, 30 आकाशगंगाओं का समूह है। एक सेकेंड, देखिए, जो मिल्की वे है 30 आकाशगंगाओं का समूह है। ठीक है, और ये लगभग इसके केंद्र से दूरी कितनी? 25,000 प्रकाश वर्ष दूर। कुछ बिलियन वर्ष बाद मिल्की वे और एंड्रोमेडा दोनों एक हो जाएंगी। हॉकल समूह में 20 से अधिक आकाशगंगाएं होती हैं। मिल्की वे गैलेक्सी संबंधित है, जिसे मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, से संबंधित है। मिल्की वे सिस्टम हॉकल समूह के अधिकृत आयतन के एक छोर पर स्थित है। याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है क्वासर। क्वासर एक चमकीला खगोलीय पिंड है जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। याद रखना, क्वासर क्या है? एक चमकीला आकाशीय पिंड है, खगोलीय पिंड है जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। क्वासर आकार में आकाशगंगा से छोटे होते हैं और पर आकाशगंगा से अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। याद रखिए, क्वासर क्या है? एक चमकीला खगोलीय पिंड
अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। और क्वासर आकार में आकाशगंगा से छोटे होते हैं, याद रखिए, क्वासर जो हैं आकाशगंगा से छोटे होते हैं, लेकिन ये आकाशगंगा से अधिक एनर्जी रिलीज करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट। पृथ्वी के चारों ओर 27 ज्ञात तारा समूह हैं जो रात्रि को आकाश में दिखाई पड़ते हैं। याद रखना, आपसे पूछा जाए पृथ्वी के कितने तारा समूह, 27। नेक्स्ट आता है निहारिका, नेबुला। धूल तथा हाइड्रोजन गैस के बहुत बड़े बादल को निहारिका कहते हैं। धूल और हाइड्रोजन, मैंने क्या बताया, धूल और हाइड्रोजन गैस, थोड़ा कलर बदल देते हैं इसको। धूल और हाइड्रोजन गैस के बहुत बड़े बादल जिसे निहारिका कहते हैं। इसे तथा इस निहारिका से ही तारों की उत्पत्ति होती है। निहारिका का चमकदार या अंधकार युक्त हो सकता है। अंधकार में निहारिका डार्क नेबुला, अवशोषक निहारिका भी कहते हैं। कुछ प्रसिद्ध निहारिकाओं के नाम है जैसे हॉर्स हैंड नेबुला, लैगून, ईगल तथा कैट। याद रखना, ये आपके क्या हैं, नेबुला के नाम है, निहारिकाओं के नाम है। हॉर्स हैंड नेबुला, लैगून, ईगल और कैट आई। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ग्रही निहारिका का उपयोग तारों की संख्या ज्ञात करने में आकाशगंगा गतिकी में लंबे समय से सफलतापूर्वक हो रहा है। निहारिका के प्रकार देखिए, उत्सर्जन निहारिका ये सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती हैं। ये बन रहे तारों से प्रकाशित होती हैं। और उदाहरण के लिए चील और झील निहारिका, याद रखिएगा। उत्सर्जन निहारिका कैसी होती है, रंग बिरंगी होती हैं। जो तारे बनते हैं वो चमकते हैं। और इसमें चील और झील निहारिका इसका एग्जाम्पल है। परावर्तन निहारिका, यह तारों के प्रकाश को परावर्तित करती हैं। तारों के प्रकाश को परावर्तित करती हैं। ये तारे या जो निहारिका के अंदर होते हैं या पास होते हैं उनको उनके प्रकाश वो करती हैं, परावर्तित या रिफ्लेक्टेड करती हैं। इसका एग्जाम्पल है प्लेइडेस निहारिका। प्लेइडेस निहारिका कैसा है, परावर्तन निहारिका, नाम से ही समझ में आ रहा होगा। वे निहारिका वे यह तारों के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करती हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल याद कर लो। प्लेइडेस निहारिका। श्याम निहारिका कौन सी, ये अपने पीछे से आने वाले प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक देती हैं। यही कारण है हम अपनी आकाशगंगा में बहुत दूर तक नहीं देख सकते। ठीक है, मतलब कि ये रोक देती हैं श्याम निहारिका। नेक्स्ट है ग्रही निहारिका। इनका निर्माण उस वक्त होता है जब एक सामान्य तारा एक लाल दानव तारे में बदलकर अपने बाहरी तहों को उत्सर्जित कर देता है। इसी वजह से इसका आकार गोल होता है। ग्रही निहारिका क्या होता है, इसका निर्माण उस वक्त होता है जब एक तारा लाल दानव तारे में बदलकर अपने बाहरी सतह को लिखना था, उत्सर्जित कर देता है और इसी वजह से इसका आकार गोल होता है। ओरियन निहारिका क्या होती है, ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल हमारी आकाशगंगा की सबसे शीतल आकाशगंगा या निहारिका पूछिएगा तो आप बताएंगे ओरियन नेबुला। नेक्स्ट है तारों की उत्पत्ति कैसे होती है। देखिए तारे कैसे बनते हैं, देखिए कई सारी संकल्पना है इसकी भी। देखिए सबसे पहले क्या होता है तारों की उत्पत्ति, एक सेकंड थोड़ा कलर चेंज ही करते हैं, समझ दिखता नहीं है। देखिए ओरिजिन ऑफ स्टार, तारा मुख्य रूप से एक गैस का बादल होता है। देखिए दो चीज़ें समझिए, एक होता है तारा, ठीक है, सॉरी एक सेकंड, हाँ, एक होता है तारा, ठीक है, एक होता है ग्रह, ठीक है, एक होता है उपग्रह। अंतर समझिए इसको, ठीक है। तारा क्या होता है, तारा होता है जिसकी खुद की लाइट होती है, यानी कि सूरज, यानी सूरज क्या है, तारा, ठीक है। सूरज के चक्कर कौन लगाता है, ग्रह, जो अर्थ है, ये ग्रह हमारी क्या है, ग्रह वो होता है जो तारे के चक्कर लगाती है या फिर स्टार के चक्कर लगाती है, बात एक ही है। उपग्रह क्या है, जो ग्रह के चक्कर लगाता है, यानी कि इसके चक्कर लगाता है, जैसे कि चंद्रमा, मून। अंतर समझिएगा दोनों में। देखिए इनमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है, कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है इनमें से कौन सा तारा है, पृथ्वी, सूरज, बृहस्पति या कुछ इस टाइप से ऑप्शन आ जाते हैं, ये छोटे छोटे पेपरों में आ जाते हैं। तो याद रखिए तारा हमारा, सूरज हमारा तारा है जिसकी खुद की लाइट होती है, वो तारा होता है। जो तारे के चक्कर लगाता है उसे ग्रह कहते हैं, और जो ग्रह के चक्कर लगाता है उसे उपग्रह कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब तारों की उत्पत्ति में बता रहा था, तारा मुख्य रूप से एक गैस का बादल होता है। इसमें मुख्य रूप से हीलियम और हाइड्रोजन होती है। यह बादल जितना घना होता जाता है उससे उतना अधिक ताप उत्सर्जित होता है, जो नेबुला के चारों ओर प्रकाश के रूप में उपस्थित होता है। यह प्रवाह सबसे पहले स्पिट्जर अंतरिक्ष दूरबीन से देखा गया था। याद रखना कौन सी दूरबीन से देखा गया, स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप से। तारों के निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन हब्बल दूरबीन द्वारा किया जाता है। तारों की निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन हब्बल दूरबीन से किया जाता है। तारे का जीवन चक्र देखिए कैसे होता है, तारे कैसे बनते हैं, एक एक चीज़ को समझते हैं। देखिए तारा कौन सा है, हम लोग देखिए अपने सूरज के बारे में ही सोचते हैं इस चीज़ को। महाविस्फोट के पश्चात, महाविस्फोट जब होता है वही बिग बैंग, उत्पन्न हुई गैस और धूल के कण
गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से गुच्छे के रूप में एकत्रित होने लगे और इस गुच्छे में अधिक दाब के कारण केंद्र का तापमान बढ़ने लगा और हाइड्रोजन हीलियम में रूपांतरित होने लगी। मतलब जो गैस हाइड्रोजन थी वो हीलियम में बदलने लगी, अर्थात नाभ की संलयन की क्रिया प्रारंभ हो गई, जिसके फलस्वरूप उस गैस और धूल से निर्मित गुच्छे से प्रकाश उत्पन्न हुआ। इस प्रकाशीय पिंड को तारा कहते हैं। याद रखिए, सबसे पहले क्या था, महाविस्फोट हुआ। महाविस्फोट होने के बाद जो धूल के कण थे उनके अंदर गुच्छे बनने लगे और वो एकत्रित होने लगे, इकट्ठे होने लगे, डेंसिटी बढ़ने लगी, दाब बढ़ने लगा, केंद्र का टेम्परेचर बढ़ने लगा और हाइड्रोजन जो थी वो किस में बदल गई, हीलियम में। यानी नाभ की संलयन चालू हो गया और धीरे धीरे क्या हुआ, उस गैस और धूल से निर्मित गुच्छे से प्रकाश उत्पन्न हुआ। उन्हीं से सबसे लाइट उत्पन्न होती है, इसी को तारा कहते हैं। आगे देखते हैं, लाल दानव क्या होता है। लाल दानव, रेड गेंट, जब तारे के केंद्र की हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाती है, जब केंद्र की हाइड्रोजन जो सेंट्रल में हाइड्रोजन है वो हीलियम बदल जाती है तो उसके केंद्र में नाभ की संलयन की अभिक्रिया रुक जाती है। जैसे मान लो हाइड्रोजन से हीलियम बदलना, ये नाभ की संलयन है, लेकिन सेंट्रल में जब ये बदलना बंद हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो क्या होता है, नाभ की संलयन की अभिक्रिया रुक जाती है, परंतु बाहर की परतों पर यह अभिक्रिया जारी रहती है। जैसे कि मान लो ये सूरज है, सेंट्रल में खत्म हो गई, अब क्या होता है, नाभ की संलयन कहाँ चलेगी, आउटर सरफेस पे, ठीक है। जब तक हाइड्रोजन रहेगी तब तक ये चलती रहेगी, ठीक है। तो केंद्र की नाभ की संलयन की अभिक्रिया रुक जाती है, परंतु बाहरी परतों पर यह अभिक्रिया जारी रहती है। हीलियम धीरे धीरे कार्बन में बदल जाता है। अब हीलियम क्या हुआ, कार्बन में बदल गया, और जब कार्बन भी आयरन में बदल जाता है, होने लगता है, तो तारा फूल कर बड़ा आकार धारण कर लेता है और लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। तारे की इस अवस्था को लाल दानव कहते हैं। फिर से सुन लो, जब से सबसे पहले क्या होता है, हाइड्रोजन से हीलियम बदला जाता है। जब केंद्र की हाइड्रोजन खत्म हो जाती है तो क्या होता है, जो हीलियम होती है, हीलियम कार्बन बदलने लगती है, और जब कार्बन उसमें बदलने लगती है, कार्बन जो होती है उसमें आयरन बदलने लगती है, तो तारा जो होता है लाल रंग में बदल जाता है। इसी को लाल दानव कहते हैं। सुपरनोवा, जब तारे में आयरन की मात्रा बढ़ती जाती है तो लाल दानव में विस्फोट होता है, जो सुपरनोवा विस्फोट होता है। मतलब फिर से सुनिए, जैसे मान लो ये तारा था, इसके अंदर हाइड्रोजन से क्या बना, हीलियम, ठीक है। हीलियम बनते बनते लास्ट में हीलियम ही रह गया केंद्र में। अब हीलियम से लास्ट में फिर क्या बना, कार्बन, कार्बन से फिर क्या बना, आयरन। आयरन तुम जानते हो लाल रंग इसके अंदर होता है, तो ये धीरे धीरे क्या हुआ, लाल रंग में बदल गया। अब धीरे धीरे लाल रंग इतना हो गया तो ये बन गया लाल दानव। और लाल जब लाल रंग ज़्यादा हो जाता है, आयरन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो इसके अंदर विस्फोट होता है, उसी को बोलते हैं सुपरनोवा विस्फोट, आयरन की मात्रा बढ़ने से। श्वेत वामन क्या होता है, एक सेकेंड, श्वेत वामन विस्फोट के बाद जिस तारे के हिस्से, एक सेकेंड, एक सेकेंड, सॉरी, तो आई थिंक गलत हो गया क्या, नहीं सही तो। श्वेत वामन के बाद ये दूसरा पेज, हाँ वही है, श्वेत वामन के बाद यही है। श्वेत वामन का डेफिनेशन देखिए वही है, विस्फोट के बाद जिस तारे के हिस्से का द्रव्यमान 1.4 ms से कम होता है, 1 मतलब मास ऑफ सन से कम होता है, ठीक है। अगर तारे का कम होता है तो उसे श्वेत वामन कहते हैं। जब श्वेत वामन अपना प्रकाश खो देता है तो उसे काला वामन कहते हैं। ब्रह्मांड में अदृश्य अवस्था में रहता है। तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। याद रखिए, आपसे पूछा जाएगा तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, तापमान पर। यदि किसी तारे का तापमान पर निर्भर करता है, जैसे यदि तारे का तापमान 3000 केल्विन है तो उसका रंग लाल होगा। यदि कोई तारा नीला दिखाई दे तो इसका तात्पर्य सूर्य से अधिक गर्म होगा। अगर नीला तारा है तो इसका मतलब ये सूर्य से भी ज़्यादा गर्म है। नेक्स्ट चलते हैं, न्यूट्रॉन तारा या पल्सर। यदि तारे का तापमान 1.4 ms से अधिक हो तो अत्यधिक तेज गति से घूमता है, जिस कारण प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इसके केंद्र से बाहर निकल जाते हैं और उस तारे में न्यूट्रॉन की अधिकता होने के कारण न्यूट्रॉन तारा या पल्सर कहते हैं। पल्सर की स्थिति में के बाद न्यूट्रॉन तारा अपना प्रकाश खोने लगता है और सिकुड़कर अत्यधिक घनत्व वाला प्रकाशहीन पिंड बन जाता है। इसे ब्लैक होल भी कहते हैं। याद रखना, न्यूट्रॉन तारे से ही ब्लैक होल बनते हैं। नेक्स्ट है 1.4 ms किसी तारे का सूर्य से 1.4 बड़ा होना बताया जाता है, ठीक है। कि सीमा का निर्धारण चंद्रशेखर सिंह नामक भारतीय वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे चंद्रशेखर सीमा भी कहते हैं। देखिए याद रखिए, 1.4 से ज़्यादा हो तो श्वेत वामन, उससे कम हो तो लाल दानव। नेक्स्ट आता है श्याम क्षेत्र या कृष्ण या ब्लैक होल।
ब्लैक होल अंतरिक्ष में उपस्थित ऐसे छिद्र हैं जहाँ गुरुत्वीय बल अत्यधिक होता है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है। इसका घनत्व इतना अधिक होता है कि प्रकाश भी इससे बाहर नहीं निकल पाता है। यह अदृश्य होते हैं क्योंकि इसमें प्रकाश बाहर नहीं निकलता। इनका निर्माण किसी बड़े तारे में विस्फोट के कारण होता है। याद रखना, बहुत बड़ा तारा होगा तब ब्लैक होल बनते हैं। ब्लैक होल का उच्च गुरुत्वाकर्षण तारे के संपूर्ण अवशेष को अपने अंदर समा लेता है, जब यहाँ तक कि इसके पास से गुजरने वाली कोई वस्तु भी इसके गुरुत्वाकर्षण बच नहीं सकती। ब्लैक होल छोटा होते होते अंत में केवल एक बिंदु के रूप में शेष रह जाता है। ब्लैक होल संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? एस चंद्रशेखर ने। तारे का रासायनिक संगठन। अब देखिए तारे में क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखिए रटिएगा, इस चीज़ को रटिएगा, याद कीजिएगा। देखिए तारे की बात करें तो यहाँ स्टार की बात करें, स्टार बोले तो हमारा सूरज में क्या क्या है, सूरज की बात कर लो या तारे की, किसी भी तारे की। हाइड्रोजन होता है 71%, हीलियम होता है 26%, कार्बन होता है कुछ, कार्बन, नाइट्रोजन, नियॉन, ये होते हैं 1.5%, ये तीनों मिला के। आयरन होता है 0.5%, मतलब कि सबसे ज़्यादा मात्रा जो होती है हाइड्रोजन और हीलियम की ही होती है। कार्बन, नाइट्रोजन, नियॉन जो होता है वो 1.5, आयरन भी होता है 0.5। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है तारामंडल। देखिए इसके एक एक क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ आपको, इससे बाहर तो मुझे नहीं लगता किसी किताब से। इसमें तो सारा कुछ दे रखा है, डिटेल दे रखा है, लूसेंट से भी अधिक इसमें कंटेंट है और काफ़ी अच्छा दे रखा है। तो मैं तो कहूँगा इस किताब को रिकमेंड करूँगा आपको, किताब जरूर लें। और एक बार नहीं, कम से कम जितनी बार से ज़्यादा, 10 बार से 12 बार, जब तक ना कोई अगर ये कहता है कि जीएस एक बार में याद होती है, 2 बार में होती है, 5 बार में होती है, ऐसा बिल्कुल झूठ बोलता है। जीएस को जितनी बार पढ़ो उतना कम है, और जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार नई चीज़ आपको मिलेगी इसमें। नेक्स्ट आता है नक्षत्र मंडल। इसलिए कहता हूँ बार बार रिवीजन करिए। नक्षत्र तारामंडल क्या होता है? तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ नक्षत्र तारामंडल कहती हैं। अर्सा मेजर या बिग डीपर इस प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। नेक्स्ट है, याद रखना ये नक्षत्र मंडल क्या है, एक वो बना लेते हैं हम लोग विभिन्न तारों के समूह से अलग अलग आकृतियाँ। जैसे मान लो एक तारा ये है, एक ये है, एक ये है, एक आकार ऐसा बन गया, ऐसा इस टाइप से, तो ये नक्षत्र तारामंडल है, मतलब कि तारों का समूह होता है। ठीक है, इसका एक नक्षत्र मंडल बन जाता है आकृतियों से। सप्तऋषि तारामंडल आसमान में ग्रीष्मकाल में आसानी से दिखाई देने वाले 7 तारों का समूह सप्तऋषि तारामंडल कहलाता है। ये नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। आसान भाषा में कहें तो सप्तऋषि मंडल को अंग्रेजी भाषा में अर्सा मेजर या बिग डिपर कहते हैं। आधुनिक समय में 89 तारामंडलों की जानकारी उपलब्ध है। याद रखना 89 तारामंडल हैं, इसमें से हाइड्रा सबसे बड़ा तारामंडल है और सेंटोरस आर्यन अन्य नाम है हंटर एवं जेमिनी भी तारामंडल के उदाहरण। याद रखिएगा। देखिए सबसे बड़ा तारामंडल जो आपसे पूछा जाएगा वो आप बताएंगे इसी को बताएंगे, सप्तऋषि तारामंडल को। ठीक है, या फिर कहाँ चला गया, हाइड्रा तारामंडल सबसे बड़ा है। उसके बाद सेंटोरस ओरियन ये सबसे छोटा तारामंडल है, या ये कह लो ये भी तारामंडलों के उदाहरण हैं। छोटे तो नहीं कहेंगे, खैर सबसे बड़ा याद रखिए केवल हाइड्रा। ध्रुव तारा। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तर दिशा को बताता है, ये इसे ध्रुव तारा बोलते हैं। मतलब वो तारा जो उत्तर दिशा को बताता है वो तो ध्रुव तारा कहते हैं। यह हमेशा एक ही स्थान पर स्थिर रहता है। धूमकेतु क्या होता है? धूमकेतु सूर्य की दीर्घ कक्षा में परिक्रमा कर रहे पिंड धूल और बर्फ के होते हैं। यह कूपियर में उत्पन्न होते हैं। यह धूमकेतु में एक सिर तथा एक केंद्रीय भाग तथा एक प्रकाश युक्त पूंछ होती है, और सौर विकिरण एवं सौर पवन के कारण यह हमेशा सूर्य से दूर होता है। देखिए जैसे मान लीजिए एक सौर पिंड है, ठीक है, ये बर्फ़ से बना हुआ है, ठीक है, यहाँ सूरज है आपका, ये सूरज है आपका, सूरज इस तरह से, ये सूरज है, ठीक है। अब मान लीजिए ये इसकी तरफ जा रहा है इधर, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें जो बर्फ़ जमी हुई है पीछे की तरफ भगेगी, ठीक है, ऐसे इस तरह से, तो क्या होगा, ये पीछे की तरफ जाएगी, ये तुम्हारी आपकी क्या होगी, ये पूंछ बन जाएगी इसके पीछे, ठीक है, ये हेड होगा, ये बीच वाला पार्ट होगा और ये टेल होगा, ठीक है। तो याद रखना जब भी कोई बर्फ़ की चीज़ होगी, जब सूर्य के पास जाएगी, सूर्य तो आग है, इसके पास जाएगी तो क्या होगा, भाप पीछे उड़ेगी, क्योंकि ये तेज़ी से जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, कोई ट्रिक वाली बात नहीं है इसमें। उसे ही धूमकेतु बोलते हैं। कहाँ पे बनते हैं? कूपर बेल्ट में। इस चीज़ को याद रखना। ये जैसे ये सूरज है, यहाँ पे इसके ये गैलेक्सी है, पूरी गैलेक्सी, सबसे लास्ट में ये आपके बोलते हैं धूमकेतु, ठीक है। आगे चलते हैं। धूमकेतु एक आध नाम है वो देखिए।
उदाहरण हैली धूमकेतु सर्वाधिक प्रसिद्ध चमकदार धूमकेतु है। इसकी खोज एडमंड हैली ने 1758 में की थी। यदि यह प्रति 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। इससे 1986 में अंतिम बार देखा गया था। इस प्रकार 2062 में दिखाई देगा, आगे आने वाले समय में 2062 में दिखाई देगा। इसका परिक्रमा पथ दीर्घवृत्तीय है। सीरियस यह आकाश का सबसे चमकदार तारा है। सीरियस। उल्का क्या होते हैं? अंतरिक्ष में तीव्र गति से घूमने वाले अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्मांडी पिंड होते हैं उल्का। मेट्रियोइड ये आकाश में प्रकाश की चमकती हुई चमकीली लकीर सदृश होते हैं। इसे टूटने वाला तारा भी कहा जाता है। वही मतलब जब यही उल्का जब हमारी अर्थ की ग्रेविटी में आता है तो जल जाता है, उसी को हम लोग आकाश वो बोलते हैं टूटता हुआ तारा। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश होते ही घर्षण से ये चमकने लगते हैं। मैंने क्या बताया था? पृथ्वी के घर्षण से, फ्रिक्शन से ये क्या करते हैं? ये जलने लगते हैं। और पृथ्वी में पहुंचने से पूर्व भी सामान्यतः जलकर राख हो जाते हैं, जिसे उल्काश्म कहते हैं। कुछ पिंड वायुमंडल के घर्षण से पूर्णतः जल नहीं पाते और चट्टान के रूप में पृथ्वी पर आ करते हैं। इसे उल्का पिंड बोलते हैं। याद रखना, जो जल जाते हैं उन्हें उल्काश्म बोलते हैं, जो नहीं जलते उन्हें उल्का पिंड बोलते हैं। इन्हें आम बोलचाल में टूटते हुए तारे अथवा लूका, याद रखना लूका कहते हैं। आमतौर पर दिसंबर जनवरी में पृथ्वी से कॉन्ड्रेट्स नाम का उल्कापात दिखाई देता है। बर्महॉल क्या होता है? 1915 में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, याद रखिएगा अल्बर्ट आइंस्टीन ने। देखिए बर्महॉल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि अभी आया नहीं है, आ सकता है। बर्महॉल क्या है? ये सॉरी एक सेकेंड, हाँ ये था 1915 में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। याद रखना क्या दिया? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, ठीक है। और जिसमें बताया कि अंतरिक्ष में 2 पॉइंट के बीच एक सुरंग होती है जो स्पेस और टाइम दोनों के साथ जोड़ती है। इसे बर्महॉल बोलते हैं। मतलब कि एक जैसे मान लीजिए आज अभी 12 बज रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए 12:05 होंगे तो हम 12:05 में पहुंच जाएंगे। और जहां हम जिस रास्ते से 12:05 में पहुंचेंगे तो वो उसके बीच में एक होल होता है, एक सुरंग होती है, उसे बर्महॉल बोलते हैं। देखिए आइंस्टीन है वो कुछ अलग ही सोचते थे। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उन्होंने दी। मतलब कि जैसे मान लीजिए 12 बज रहे, ठीक है, 12 से 12:05 हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो 12 बज रहे थे, यहाँ से हम यहाँ पहुँचे, मतलब समय चल रहा है तो हम यहाँ पहुँचे, एक बर्महॉल, एक सुरंग है उसके जरिए पहुँचे, ठीक है। वो दिखाई नहीं देते हैं, बर्महॉल इतने छोटे होते हैं वो दिखाई नहीं देते, ठीक है। और इन्हीं के बीच में अगर हम देखिए सुनिएगा इस चीज़ को ध्यान से, इंटरेस्टिंग है थोड़ा। जैसे मैंने अभी बताया एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, यहाँ थे 12 बज रहे, यहाँ 12:05 हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक पहुँचे तो इसके बीच में एक सुरंग होती है जिसे बर्महॉल बोलते हैं। यहाँ से निकल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। और लेकिन अगर हम इस बर्महॉल को बारे में देख लें इसको, और तो हम पीछे भी जा सकते हैं 12 वाले समय पे भी, यानी कि इसमें आके कोई काम सुधार, वही टाइम ट्रेवल वाली बात है। थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था तो ऐसा कहा जाता है। आगे देखते हैं। गोल्डीलॉक जोन कौन था? वह क्षेत्र जिसे आवास योग्य जोन भी कहा जाता है, उसे गोल्डीलॉक जोन बोलते हैं। यह एक तारे के चारों ओर वह क्षेत्र है जो पृथ्वी जैसे किसी ग्रह की सतह की तरह ना बहुत ठंडी ना बहुत गर्म, और अर्थात उस ग्रह पर जीवन की संभावना होती है। इसे गोल्डीलॉक जोन बोलते हैं। नेक्स्ट है अंतरिक्ष मलबा कचरा। अंतरिक्ष में मौजूद ऐसे मानव निर्मित पदार्थ जो बड़े उपग्रहों के प्रक्षेपण, उनके नष्ट होने के कारण पृथ्वी से लगभग 200 से 2000 किलोमीटर ऊंचाई के बीच मध्य में घूमते रहते हैं। इसमें प्रतिदिन, याद रखिए, जैसे ये सूरज है, सूरज के आसपास ये सूरज है, यहाँ पृथ्वी है, पृथ्वी के आसपास हम लोग काफ़ी ज़्यादा वो उपग्रह भेजते हैं, आर्टिफिशियल। अब जब भेजते हैं तो वो जो कचरा होता है वो क्या होता है, ख़राब हो जाता है, तो वो घूमता रहता है। कचरा आज भी घूम रहा है, ठीक है, उसे ही अंतरिक्ष कचरा बोलते हैं। अब ये कचरा बढ़ रहा है जो कि एक चिंता का विषय है, ठीक है, चिंता का विषय है, क्योंकि आने वाली समस्या हम ही लोगों को होगी। चिंता का विषय पदार्थ पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाते हैं जो जलकर नष्ट हो जाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ओरियन तारामंडल एक बृहद निहारिका है जो अभी भी तारों को जन्म दे रही है। याद रखना, ओरियन तारामंडल एक ऐसा तारामंडल है जो आज भी तारे बना रही है, ठीक है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तार अभिनव तारा कहलाता है। जो विस्फोटी तार होता है उसे अभिनव तारा बोलते हैं। हब्बल दूरबीन क्या है? एक खगोलीय दूरबीन है जो अंतरिक्ष में एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में विस्थापित है। 1990 में नासा द्वारा स्थापित किया गया था इसे, ठीक है। एंड्रोमेडा आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी, याद रखना, एंड्रोमेडा जो क्या है, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी है। आगे देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें रात्रि में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। जितने भी, जब हम देखते हैं छत पे जाते हैं तो रात में हमें ऐसा लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है।
तारे नहीं टिमटिमाते, तारों की लाइट फिक्स है, ना तारों की लाइट कम होती ना ज़्यादा। वो हमारे एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होता है या अपवर्तन बोलते हैं इसे, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि प्रकाश जो है तारों का वो टिमटिमा रहे हैं, जबकि तारे नहीं टिमटिमाते। ठीक है, तो ये तो हमारा एक पॉइंट हो गया, इस बुक का एक पॉइंट हो गया। अब सौरमंडल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इसको ज़रूर देखिए, बार बार देखिए, कम से कम 2 बार देखिए। इससे बाहर किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है। बहुत अच्छी बुक है, इस बुक को आप ज़रूर लीजिए, और बुक को लीजिए, इसके साथ साथ एक एक लाइन को आप समझिए जो मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।